हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिले हैं स्टूडेंट से, तो वही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जिन्हें स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ये आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम टाइम में 75 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे का यूटिलाइज कैसे करना है, और प्रेशर को कैसे एग्जाम टाइम में मतलब झेलना है आपको। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही था एग्जाम में हम जो लगाए हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मुझे क्वेश्चन मिले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 20 अधिक है, यदि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से दोगुनी होगी तो वर्तमान में बेटे की उम्र कितनी है। ये क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। तो इसका आंसर स्टूडेंट ने दे दिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी एक कराया था, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 20 अधिक है, तो हम मान लेते हैं, हम इसे ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 18, ठीक है। तो मान लीजिए बेटे की उम्र है 18, ठीक है, 18 वर्ष है बेटे की उम्र। तो बोला है, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, 18 उम्र है बेटे की, सन की उम्र 18 है, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 20 वर्ष से अधिक है। तो मतलब 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38 होगी, मतलब इसका मतलब पिता की उम्र 38 होगी, फादर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से दोगुनी है। तो अब हम 2 वर्ष बाद जोड़ते हैं, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पिता की भी 2 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद तो 40 हो जाएगा। तो बोल रहा है दोगुनी है, तो हमें भी पता चल रहा है कि यहाँ पे 20 की दोगुनी है 40। तो इसका मतलब सही है वो उसके मुताबिक। तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। अब उसने पूछा है वर्तमान में बेटे की उम्र क्या है, तो वर्तमान में 18 वर्ष है बेटे की उम्र। तो पहला ऑप्शन इसकी तरह आपको आंसर करना था, और बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर निकाल के भी आए होंगे। और मुझे जो ऑप्शन दिए गए वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था शायद, तो मुझे स्टूडेंट से मिला है। अगर आपका यही क्वेश्चन पूछा गया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ सर यही पूछा गया था, और आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था ये भी आपको मेंशन करना है कमेंट में। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जीके से। तो यहाँ पर आपको इसरो से पूछा गया था, इसरो SDSC मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, और इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में श्रीहरिकोटा होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई होगा तो आपका राइट आंसर वही हो जाता है, श्रीहरिकोटा होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आपने कौन सा लगाया था आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप अगर पूछा गया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ सर ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट 13 की सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, ना कि आप ये ना कहें कि सर ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए आप क्यों करा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, 13 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि 11 से 11 यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 11 से 22 मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद अगले में 22 से 66 कितना हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब उसी प्रकार आप 66 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 264 ही आएगा ना। तो 264 इसका करेक्ट आंसर लगा के आए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था, 264, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके ऑप्शन में 264 था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ सर यही क्वेश्चन था। अगर नहीं था तो आप ये भी बताएं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट से मिले हैं जो आपने बताएं वही मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आप भी बता सकते हैं, आपके किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, हम उनका भी एनालिसिस कराने वाले हैं। चौथे क्वेश्चन पूछा गया है, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित
प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके मतलब ऑप्शन में अवधी भाषा था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब 5वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, अंडर 90 महिला विश्व कप 2023 किसने जीता था। तो इसमें कन्फ्यूज होंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पहले जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अब फिलहाल 2023 में किसने जीता है करंट में, तो ये जीता है हमारे भारत देश ने। तो टीम इंडिया के लिए साल 2023 की शुरुआत शानदार हुई है और सैफ अली वर्मा की अगुवाई में भारत ने अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आईसीसी द्वारा इस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया गया और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया है। तो ये आपके ऑप्शन में अगर भारत था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया लगाया है स्टूडेंट ने तो वो भी अपना कमेंट में आंसर दें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 6वें क्वेश्चन का पूछा गया आपके एग्जाम में, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था। जेन्युइन का सिनोनिम से पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो जेन्युइन का सिनोनिम्स आपके ऑप्शन में कौन कौन से थे। जेन्युइन का होता है, एक तो ऑथेंटिक होता है, रियल होता है, एक्चुअल होता है, ओरिजिनल होता है, बोनाफाइड होता है, ट्रू होता है और वेरिटेबल होता है। तो आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था और आपके ऑप्शन में कौन सा मतलब यहाँ इसमें से था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे स्टूडेंट ने बताया था कि सर बोनाफाइड था, तो बोनाफाइड इसका करेक्ट आंसर था। और आपने कौन सा लगाया था ये करेक्ट आप बताएं कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मुझे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फार्मिक अम्ल था ही नहीं उसमें, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल था तो आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर फार्मिक अम्ल दे रखा है तो आप फार्मिक अम्ल लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप मेथेनोइक अम्ल दे रखा है तो उसे भी मेथेनोइक भी कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन में कौन सा था आप ज़रूर बताएंगे। ये IUPAC नेम है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर मेथेनोइक अम्ल होगा। 8वां क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपने किया है कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 75 क्वेश्चन करने थे 1 घंटे में, और बहुत से स्टूडेंट कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हैं, तो ये गलती कर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा पेपर करके आएँ, जिससे अगर आपका पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव भी करते हैं तो आपका कोई भी माइनस नहीं होने वाला है। तो आप पूरा पेपर करके आएँ, वो आपके लिए प्लस ही रहेगा। एक छात्र पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो देख लेते हैं इसका क्या होने वाला है। और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो पहले वह छात्र 10 किलोमीटर चल रहा है वेस्ट दिशा में, ठीक है। उसके बाद वो राइट मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे मतलब बराबर पे आ गया उसके, लेकिन नॉर्थ साइड में आ गया है। लेकिन तो ये 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर 10 किलोमीटर नॉर्थ दिशा होगा। तो आपके ऑप्शन में था ऑप्शन में ये, तो आपका करेक्ट आंसर था। बहुत से स्टूडेंट इसका गलत कर दिए होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं करना था। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 250, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर 250 था तो आपका करेक्ट आंसर था, और आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था यह भी आप हम कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, अभी जिन स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताया रहा था स्टूडेंट ने बताया था। एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछा जा रहा है, आर्टिकल से पूछा जा रहा है, और आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछा जा रहा है, और हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा जा रहा होगा, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पढ़कर जरूर जाएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है उनकी हेल्प हो सके। और हेल्प करना ही हमारा कर्तव्य होता है, जीवन भर किसी की हेल्प करते रहिए, बहुत खुशी होती है। और मैं आपको बता दूं,
आपने अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्योंकि उसमें 75 क्वेश्चन है, तो उसमें सभी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन में क्या है कि आपका मैथ का क्वेश्चन आ जाता है पहले, फिर दूसरा आ जाता है रीजनिंग का, या फिर आता है इंग्लिश का, या फिर जीके जीएस का, इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है, फिर आपको 2-3 राउंड में आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 1 घंटे का मात्र समय है, तो आपको 20-20 मिनट में डिवाइड कर देना है उसे। पहले 20 मिनट में इजी क्वेश्चन के करेंगे, फिर 20 मिनट में मॉडरेट क्वेश्चनों को करेंगे, और फिर लास्ट के 20 मिनट में आप टफ क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपका मतलब तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम में, और उसी तरह आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी, ये तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर ये जो सिंपल पेपर आ रहा है तो ये आपके लिए ही नहीं है, सभी के लिए है, और हो सकता है कि इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। तो आप, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग है, किसी पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट है, तो उनके लिए अभी देखो कट ऑफ में मतलब 8 गुना लिए जाएंगे कैंडिडेट। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, आपका स्कोर 60 से 65 के बीच में, या 50 से 60 के बीच में आ जा रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है वो सभी हमारी वीडियो को देख कर जाएँ, उनको 100% बेनिफिट होगा इन वीडियो से।